सबसे पहला प्रश्न है, देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र बतलाना है आप लोगों का। आर बराबर, यानी कि आर होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर भी गुना आई। भी जो होता है वो विभवांतर और आई जो होता है वह धारा होता है। आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर आई बटा भी, आर बराबर भी माइनस आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओम का नियम, ओम का नियम आप सभी लोगों को मालूम होगा। भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर आप सभी लोगों को मालूम होगा यहाँ पे ओम का नियम। अब यहाँ पे देखिए आर को इधर ही रहने देते हैं, तो आर अगर इधर रहता है तो जो ए आई है इधर बटा में आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है, आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी कितने लोगों का आ रहा है बतलाइए सभी लोग जल्दी से। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी उपकरण में धन आयन यानी कि पॉजिटिव प्लस और ऋण आयन यानी कि माइनस, पॉजिटिव धन आयन को प्लस से दिखाते हैं और ऋण आयन को माइनस से दिखाते हैं। ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यह कौन सा उपकरण है जिसको में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए ए मीटर दिया है जिसको में होता है धन आयन और ऋण आयन होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, इन दोनों में होता है। और ऑप्शन नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं, जो कि ए विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुंडली में नहीं होता है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए परागकोश में होते हैं बादल, अंडाशय, अंडप या फिर परागकण। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? तो परागकोश के जो अंदर होते हैं वो परागकण होते हैं, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? यहाँ पे बतलाना है कि ए मीटर को कैसे जोड़ते हैं और एक आता है वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। एक ए मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को भी से दर्शाते हैं और ए मीटर को ए से दर्शाते हैं। तो देखिए देखते हैं क्या विकल्प दिया हुआ है। ए मीटर को किस में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ए मीटर है, ए मीटर जो है इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो वोल्ट मीटर है इसको हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं, जो कि एक ही लाइन में जुड़ता है, इसे सीधी रेखा में जुड़ता है। यहाँ पे ए मीटर हो जाता है, सीधी रेखा में जोड़ता है। और वोल्ट मीटर जो है वह पार्श्व क्रम यानी इसको समांतर क्रम भी बोलते हैं, इस तरह से जुड़ता है। इस तरह से वोल्ट मीटर जो रहता है इस तरह से ऊपर नीचे जुड़ता है वोल्ट मीटर। और श्रेणी क्रम एक सीधी रेखा में होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार आप सभी लोग बतला दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? चलिए तो क्लियर है सभी का। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निकलता है, अंडाणु कहाँ से निकलता है? अंडाणु कहाँ से निकलता है यहाँ पे बतलाना है। यह अभी जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। योनि से, गर्भाशय से, अंडाशय से या फिर फैलोपियन नालिका से कहाँ से निकलता है यहाँ पे बतलाना है। यहाँ पे बतलाना है कहाँ से निकलता है। चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंडाशय से, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से निकलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, धातुएं धारावाहक होते हैं। धातुएं किसके धारावाहक होते हैं? प्रोटॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कोर इलेक्ट्रॉन के या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप सभी लोग बतलाइए। आप लोगों को अगर इसका आंसर पहले से मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है?
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? मानव, कबूतर, मेढक या फिर केचुआ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि उभयलिंगी क्या है। उभयलिंगी यहाँ पे क्या होता है, और एक होता है एकलिंगी और एक होता है उभयलिंगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं एकलिंगी, जिसमें सिर्फ एक जीव में एक ही लिंग होते हैं। जैसे मनुष्य एक लिंगी होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। मनुष्य जैसे एक नर होते हैं, एक मादा होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं। नर में XY क्रोमोसोम होता है, आप लोग जानते हैं। लेकिन जो मानव है वो एक लिंगी है, कबूतर एक लिंगी है, मेढक एक लिंगी है। लेकिन केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। और उभयलिंगी का जो मतलब होता है, उभयलिंगी में नर और मादा यानी कि मेल एंड फीमेल जो है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कितने लोगों को मालूम था उभयलिंगी और एकलिंगी के बारे में, आप लोग बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, यूग्लिना में या फिर इनमें से कोई नहीं। और ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में आता है, कुटपाद किस में पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बतलाइए किस में पाया जाता है कुटपाद। और यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बतला देते हैं कि इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, K2 एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है। और इस एक और बात, यहाँ पे स्पेशल क्विज होता है, उसको में आप लोग क्विज अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है, बिल्कुल फ्री में क्विज होता है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे स्पेशल क्विज होता है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कुटपाद जो होता है वह अमीबा में होता है। कुटपाद जो है वह अमीबा में होता है, अमीबा में, बिल्कुल सही, यहाँ पे अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए जो फूल है यानी कि पुष्प है, उसको में एक नर प्रजनन अंग होता है, एक मादा प्रजनन अंग होता है। एक होते हैं मादा प्रजनन अंग और एक होते हैं नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है। पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। और एक होता है मादा प्रजनन अंग। मादा प्रजनन अंग के अंतर्गत आता है अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ये तीन जो है वो, इन तीनों जो है वो मादा प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं, मादा प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं। और पुंकेसर जो है, पुंकेसर नर प्रजनन अंग के अंदर, नर प्रजनन अंग के अंदर। और यहाँ पे देखिए एक होता है पुंकेसर और जो एक होता है मादा प्रजनन अंग जो होता है उसको स्त्री केसर भी बोलते हैं, स्त्री केसर, उसको स्त्री केसर भी बोलते हैं। अगर जी इसके जगह पे स्त्री केसर आए तो आप लोग स्त्री केसर को ही टिक कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, बतलाते जाइए आप सभी लोग। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी का। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक, अनेक, 3, 4 या फिर इनमें से सभी। तो एक अंडाशय में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज होते हैं। एक अंडाशय के अंदर एक ही बीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्ट मीटर से, ए मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखिए ऑप्शन में वोल्ट मीटर दिया है तो इसके बारे में भी जानेंगे। इसके ए मीटर और गैल्वेनोमीटर, इन तीनों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। देखिए वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वह विभवांतर को मापता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। ए मीटर जो है वो विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। और एक गैल्वेनोमीटर जो है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट करते जाइएगा। और गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को बतलाता है। पिछला साल एक क्वेश्चन आया था,
पिछला साल क्वेश्चन आया हुआ था कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, और उसको में जो राइट आंसर था वो गैल्वेनोमीटर था। और ए मीटर के बारे में, ए मीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति भी बतलाता है और विद्युत धारा का मापन भी करता है। और वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर मापता है। आप लोग इसका नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और बस आप लोग डेली कंटिन्यू क्लास कीजिए। हम आप लोगों को बतला रहे हैं कि 100% साइंस का क्वेश्चन, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन 100% यहाँ से आने वाला है। बस आप लोग कंटिन्यू क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए इसको बतलाइए क्या होगा। स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? और ये बिल्कुल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है। विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या फिर बीजाणु जनन क्या होता है? यहाँ पे जो स्पाइरोगाइरा है, स्पाइरोगाइरा में होता है द्विखंडन। स्पाइरोगाइरा में द्विखंडन होता है, यानी कि विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्पाइरोगाइरा कुछ इस तरह से होता है, इसको में द्विखंडन हो जाता है बीच से। द्विखंडन यानी कि इसको में विखंडन होता है, दो अलग अलग भाग में विखंडित हो जाते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, कूलाम है, वाट है या फिर एम्पियर है? चलिए यहाँ पे बतलाइए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वोल्ट किसका है, कूलाम किसका है, वाट किसका है, एम्पियर किसका है। हम लोग को चारों का पता करके रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में विद्युत धारा का ही आएगा, एग्जाम में आ सकता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है या फिर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कुछ का भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले वोल्ट दिया है तो विभवांतर का होता है विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम दिया है तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। वाट दिया है तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। और जो यहाँ पे एम्पियर दिया हुआ है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और शक्ति पावर का एसआई मात्रक वाट होता है, और एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का होता है। एम्पियर विद्युत धारा, और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं यहाँ पे, और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? एक बार सभी लोग बतला दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध क्या होता है बतलाइए। तो बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? वाइसमैन, लैमार्क, चार्ल्स डार्विन या फिर इनमें से सभी के द्वारा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वो चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या कितना है? देखिए कभी कभी जो एक क्वेश्चन है वो पेयर में पूछता है, पेयर यानी कि जोड़ा में पूछता है। अगर ये पेयर में पूछता तो 23 होता है। अगर पेयर में पूछता आपको ऑप्शन में भी 46 देगा, और वो भी ऑप्शन नंबर ए में ही देगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज होकर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दे। लेकिन अगर पेयर में पूछता तो 23 होता। और अगर देखिए क्रोमोसोम की संख्या, कुल संख्या जो होता है वो 46 होता है, 46 होता है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर ये जोड़ा में यहाँ पे पूछ देता तो 23 होता, और संख्या पूछा है तो 46 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है यहाँ पे बतलाइए। ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी में मापते हैं ऊर्जा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। और यहाँ पे देखिए, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पे और इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है वो किस पर निर्भर करता है यहाँ पे पूछा है। और यहाँ पे जो इसका प्रतिरोधकता जो है इसको इस तरह से इससे सूचित करते हैं प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता जो है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी, चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है। और लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य होता है। यहाँ पे इसको भी याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो है वो तरंग धैर्य होता है लाल रंग का। यह भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी हम जस्ट बतलाए थे कि जो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। वाट होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए वाट होता है। तो यही था आज का 20 क्वेश्चन। और आप लोगों को कैसा लगा आज के 20 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा ज़रूर। और आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास आता है या फिर इम्पोर्टेंट अपडेट भी आता है तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी लोग एक बार अपने फ्रेंड्स, सभी दोस्तों के पास ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बतला दीजिए कि एएनएम और जीएनएम का स्पेशल क्लास, एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्पेशल क्लास यहाँ पे चल रहा है और बिल्कुल फ्री में चल रहा है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। आप लोग आइए और डेली क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। फोकस, द्वारक, ध्रुव या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए यह दर्पण है और जो ये दर्पण होता है यही जो चौड़ाई होता है, इस दर्पण को क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक हम दर्पण यहाँ पे बनाते हैं, आपको समझने के लिए एक हम यहाँ पे देखिए दर्पण बनाते हैं अच्छा सा। देखिए यहाँ पे यह दर्पण है, यह दर्पण है और इसका जो एक तरफ कलाई किया हुआ है यहाँ पे देखिए बाहर से, यह हो गया अवतल दर्पण। अब जो ब्लैक वाला भाग है इसकी मोटाई को क्या कहते हैं बतलाए। यहाँ पे इसकी जो मोटाई है इसको क्या कहते हैं। ये जो मोटाई आपको दिखा रहा होगा इसको क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे केंद्र पर बोलता तो यहाँ पे इसको ध्रुव बोलते हैं केंद्र पर। अगर यहाँ पे आपको केंद्र पर पूछता तो इसको ध्रुव बोलते हैं, लेकिन इस दर्पण की मोटाई को द्वारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसको द्वारक बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। यानी कि क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए व बी दोनों या फिर कोई नहीं। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है। इससे पहले हम लोग आवर्धन के टॉपिक यहाँ पे जान लेते हैं कि कैसा प्रतिबिंब रहता है तो आवर्धन कैसा होता है। अगर जो प्रतिबिंब सीधा है, अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन भी सीधा यानी पॉजिटिव होगा। और इसको पतला कर लेते हैं पेन को। अगर जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो निगेटिव। अगर जो यहाँ पे देखिए क्या बोला है उल्टा प्रतिबिंब, तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ साथ अगर जो प्रतिबिंब एक से छोटा, अगर जो यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा है तो कैसा बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा है तो कैसा बनेगा। यही मुख्यतः 4 होते हैं आवर्धन से क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो आवर्धन 1 से कम, आवर्धन 1 से कम, और प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आवर्धन 1 से ज़्यादा।
और अगर उल्टा बनता है तो आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक और सीधा बनता है तो धनात्मक। यही 4 कॉन्सेप्ट है जो कि आवर्धन से यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी में कौन कौन अवयव है। सीएनजी में कौन कौन से अवयव होते हैं। मीथेन होते हैं, इथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, या फिर इनमें से सभी। सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, या इसको में जो अवयव होता है वो मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, और एलपीजी का पूरा नाम होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का पूरा नाम। और इसमें जो एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो एथिल मार्केप्टन होता है, एथिल मार्केप्टन। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3 CH2 और SH होता है, यह होता है इसका मुख्य घटक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। AU यानी कि गोल्ड, PB यानी कि क्या है सीसा, लेड LEAD लेड, AU यानी कि सिल्वर, या फिर K यानी पोटेशियम। तो बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो मुख्यतः जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो क्या है। देखिए पहला नंबर की सोना जो है वो जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती, चांदी भी नहीं करती, और यहाँ पे लेड यानी कि सीसा भी नहीं करती, यह जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, नो। और जो पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करती है, यस, यानी यह जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों का इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। और एक और क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। एक धातु है, एक अधातु। अगर अधातु के बोलता है तो अधातु में हो जाता है ब्रोमीन, अधातु में ब्रोमीन होता है। और धातु में जो होता है वो धातु में होता है मरकरी यानी Hg, मरकरी Hg। इसको पारा भी बोलते हैं, कभी कभी आपके ऑप्शन में पारा दे सकता है या फिर मरकरी दे सकता है, इसी को बोलते हैं Hg को ही पारा या मरकरी बोलते हैं। और इसका जो अधातु है वो ब्रोमीन होता है, अधातु ब्रोमीन होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बतलाइए किस तरह के श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। और एक और बात आप लोगों को बतला देते हैं कि इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन। और इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो C2H5OH, C2H5OH। और मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, या फिर सुक्रोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए किसका उपयोग कोशिका करती है। तो बेसिकली जो कोशिका है वो कोशिका उपयोग करती है वो ग्लूकोज का करती है, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए पे ही देखिए ग्लूकोज का दिया है। और आप लोगों का एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और पहले के क्लास में हम एक क्वेश्चन आपको बतलाए थे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बतलाना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इसका आंसर बतलाना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है। दंत क्षरण यानी कि दंत क्षय क्या होता है। दांत का टूटना, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त, दांत की सफाई करना, या इनमें से कोई नहीं। क्या होती है यहाँ पर बतलाइए, दंत क्षरण क्या होती है।
सभी लोग यहाँ पे बतलाइए कि दंत क्षरण क्या होती है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना। और जो दंत क्षरण है वो अम्लीय होने के कारण होता है। दांत का जब पीएच मान 5.5 या इससे कम हो जाता है, 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांत का क्षरण शुरू हो जाता है, जिसको में से डेंटाइन और इनेमल क्षतिग्रस्त होने लगता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें स्वपोषी कौन है। हरे पादप, कीट, मछली या इनमें से सभी। बतलाइए कि इनमें से स्वपोषी कौन है। यहाँ पे सभी लोग बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए स्वपोषी तो आप लोग जानते हैं कि हरे पौधे होते हैं, और कीट जो है और मछली ये सब विषम पोषी होते हैं। तो इनमें से सभी तो विकल्प ऐसे ही गलत हो जाएगा। हरे पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, और जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी होते हैं, और जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं वह विषम पोषी होते हैं। मनुष्य भी विषम पोषी ही होते हैं, जो कि पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि मानव नेत्र 2 है। मानव नेत्र 2 है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र की दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री या 120 डिग्री। यहाँ पे 2 नेत्र है और कितने डिग्री तक देख सकते हैं? तो मानव नेत्र की जो 2 आंखें हैं वो 180 डिग्री तक देख सकती है। इधर भी देख सकती है और इधर भी देख सकती है, और इतना दूर में जितना भी है सभी को देख सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि एक आँख कितने डिग्री तक देखता है, एक आँख की दृष्टि क्षेत्र कितना है, तो एक आँख की जो दृष्टि क्षेत्र होती है वो 150 होता है, और दोनों आँख की होती है 180। दोनों आँख की 180 और सिर्फ एक आँख की बोला जाए तो 150 डिग्री होता है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। हल्का सा यहाँ पे आप लोगों को नॉइज की आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि यहाँ पे बाहर में बारिश होने लगी है, इसलिए आप लोग यहाँ पे हल्का सा देख लीजिएगा। हम फिर भी तेज बोल रहे हैं। बतलाइए यहाँ पे शिकार करने वाली जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ इसको बोलते हैं, और विद्युत परिपथ इसको बोलते हैं। और यहाँ पे विद्युत धारा एक होता है। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ANM और GNM एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है। पिछला बार यही फार्मूला पर क्वेश्चन आया हुआ था, और ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। I बराबर Q/T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्वक्रम संयोजित है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध R होगा। अगर जो यहाँ पे पार्श्वक्रम है और एक समांतर क्रम, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक समांतर क्रम और यहाँ पे देखिए पार्श्वक्रम भी बोला है। इस तरह से एक प्रतिरोध हो गया, 2 प्रतिरोध हो गया, और एक और बोला है 3 प्रतिरोध। इस तरह से है तो क्या होगा? इस तरह से है तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पे R1 ऊपर है, यहाँ पे R2 है और नीचे R3 है, तो R तुल्य जो है RS बराबर हो जाता है 1/R1। इसका व्युत्क्रम में जोड़ना होता है 1 + R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है इसका पार्श्वक्रम में। तो देखिए कौन सा विकल्प पे दिया हुआ है। विकल्प नंबर देखिए आप लोग सी पर देख रहे होंगे कि आप लोग विकल्प नंबर सी पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/R1। यहाँ पे 1/R1 यहाँ पे भी होता है RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल 1/R3। और R तुल्य जब इतना आपको सॉल्यूशन करने के बाद इसको पलट देना रहता है। 1/R तुल्य है, इसको अगर पलट देंगे, मान लीजिए कि इसका आंसर आता है लास्ट में 5/3, तो इसको पलट देना रहता है 3/5 हो जाएगा R तुल्य लास्ट में। तो इसका तो विकल्प सी हो गया सही। अगर यहाँ पे अगर समांतर क्रम में बोल देता तो सिंपल सा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। समांतर क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको भी हम आगे बतलाएंगे। यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन की अगर जो समांतर श्रेणी क्रम यहाँ पे देखिए
तीन चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध और एक तीन प्रतिरोध। इधर भी है तो इस तरह श्रेणी क्रम में ही आते हैं, देखिए इस तरह से श्रेणी क्रम में है। अगर जो इसका मान भी हम यहाँ पे भर देते हैं, देखिए 1 ओम, 2 ओम, यहाँ भी 3 ओम, इसका 4 ओम, 5 ओम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 3 12 और 3 15, टोटल हो जाएगा 15। टोटल इसका 15 ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे देखिए दिया हुआ है कि R1 + R2 + R3, इसी तरह से R4 भी R5 जितना तक रहेगा उतना तक हो जाएगा इसी तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ऑर्स्टेड, टेस्ला, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ए और बी दोनों होती है, ऑर्स्टेड और टेस्ला दोनों होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक अभिसारी लेंस होता है और एक अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस को बोलते हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस को डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ट करता है और अपसारी हो गया, एक अभिसारी होता है। अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग, एक पास कन्वर्ज करता है। उत्तल लेंस देखिए इस तरह से, उत्तल लेंस यहाँ से आता है और एक जगह इसका प्रकाश कन्वर्ज करता है, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस होते हैं उसको अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के प्रकीर्णन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कहाँ पे गया क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर शायद सेकेंड नंबर पे हम आपको बतलाए थे या फिर जब भी बतलाए हैं, लेकिन आज के ही क्लास में बतलाए हैं कि आवर्धन से संबंधित यहाँ पे 4 बतलाए थे। क्या यहाँ पे बोला है कि दर्पण जब प्रतिबिंब सदैव आभासी है और सीधा, अगर ये प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक, प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक और उल्टा है तो ऋणात्मक, ये हम बतलाए थे। और अगर ये प्रतिबिंब छोटा है तो एक से कम हो जाएगा, और प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बड़ा है तो एक से ज़्यादा हो जाता है। बस यही 4 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, यही 4 से क्वेश्चन आता है। और देखिए यहाँ पे आभासी एवं सीधा बोल दिया है, प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। और उत्तल दर्पण में तो सीधा बोल दिया यानी कि धनात्मक होता है और धनात्मक। और एक और यहाँ पे आपको बतला देते हैं कि देखिए उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब एक से छोटा होगा, एक से कम होगा, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन एक से कम हो जाएगा और एक धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सकता है। अम्लीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन या इनमें से सभी दंत मंजन। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब दंत का क्षय होता है तो अम्लीय होने के कारण, और जब 5.5 से कम हो जाता है या 5.5 हो जाता है तो दांत का क्षय शुरू हो जाता है। और इस अम्लीय को ख़त्म करने के लिए, हमें उदासीन करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्षारीय दंत मंजन से जब हम ब्रश करेंगे तो यह अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीन बना देता है। इसलिए हमें जो दंत मंजन की आवश्यकता होती है वो क्षारीय दंत मंजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय दंत मंजन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। चीनी, चावल, नमक या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए यहाँ पे किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो नमक में आयोडीन होता है। नमक
का जो सूत्र होता है NaCl होता है, इसमें आयोडीन होता है उचित मात्रा में। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो अभी जस्ट हम पिछला क्वेश्चन में बतलाए थे कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो संक्षारण है इसको में ऑक्सीजन का योग होता है, किसी भी वस्तु है पदार्थ है उसको में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, यानी कि हवा सब लग जाता है तो वह संक्षारित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश, दमा, कुष्ठ या फिर ये सभी? आप लोग बतलाइए। और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ANM GNM का स्पेशल क्लास हो रहा है, आप लोग डेली क्लास देखिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बतलाइए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। पेचिश जो है वह पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा होता है, पेचिश प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और दमा जो है वह एलर्जी द्वारा होता है, दमा एलर्जी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुष्ठ रोग। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बतलाइए यहाँ पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक या फिर ऑक्सीकारक क्या कहलाते हैं? बतलाइए। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पे A और B जो है यह क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद यहाँ पे C और D मान लीजिए यहाँ पे हुआ तो यह प्रतिफल कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक, अभिकारक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? श्वसन, श्वासवास, प्रश्वास या फिर निश्वसन? तो यहाँ पे देखिए श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, दोनों यहाँ पे करता है, उसको श्वासोश्वास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी श्वासोश्वास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बतलाइए। अगर आप लोगों को इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दिया कीजिए इसका आंसर। चलिए इसका बतलाइए क्या होगा? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या फिर सुक्रोज? और यहाँ पे जो कोशिका उपयोग करती है वह ग्लूकोज का उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग। और जो ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है बतलाइए? तो इसका होता है C6H12O6 होता है इसका अणुसूत्र। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी का क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं? बतलाइए यहाँ पे, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके कारण होता है? सभी लोग बतलाइए किसके कारण होता है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सेरिब्रम, सेरिब्रम। इसको हिंदी में जो बोलते हैं वो प्रमस्तिष्क बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। सेरिब्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रमस्तिष्क। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भौतिक परिवर्तन होता है और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसको एक बार बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जैसे कि दूध से दही में बदलने के बाद
दही को फिर पुनः दूध में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसको एक बार परिवर्तित करने के बाद पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता है। जैसे यह अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है वह अस्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तित होते रहता है, इसको आप परिवर्तन पुनः उसी रूप में ला सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? H2CO यानी कि कोबाल्ट, H2S या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या है? सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकारक देखेंगे, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकारक यानी कि जिसको में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का जिसको में योग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग होता है, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का योग किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी पे देखिए O2। O और O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर O2 यहाँ पे बनाता है, तो O2 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। आप लोग को यहाँ पे मन में होगा कि यहाँ पे CO, तो यहाँ पे CO नहीं है, यहाँ पे कोबाल्ट है। अगर यहाँ पे C और O यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता, C और O होता तो यह भी ऑक्सीडेशन होता, लेकिन यहाँ पे देखिए C और यहाँ पे स्मॉल o कोबाल्ट यहाँ पे दिया है, तो यह ऑक्सीडेशन नहीं है। अगर H2O यहाँ पे होता ऑक्सीजन का योग, तो यह ऑक्सीडेशन हो जाता। यहाँ पे O2 है, यह ऑक्सीडेशन है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? एक बार बतला दीजिए। चलिए सभी का क्लियर है। अगला क्वेश्चन है देखिए, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है पेशी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? कौन सा ऊतक है जो मनुष्य में सोचने के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, तंत्रिका ऊतक। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर विद्युत अपघटन? तो अभी जस्ट बतलाए थे, यानी कि भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। भोजन के पाचन में ऑक्सीजन का योग होता है, और ऑक्सीजन का जिसको में योग होता है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण या फिर इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।